नमस्कार, मंडे मॉर्निंग, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह हमारे मार्केट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो कुछ मिलीजुली से शुरुआत दिख रही है, लेकिन ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी 40 अंक ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी ज्यादा गिरावट दिखा रहा था, अब सपाट एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। महज 20-21 अंकों की कमजोरी यहां पर दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहां पर 16-17 अंकों की कमजोरी दिख रही है। बाकी एशियन मार्केट्स हैं वो हल्की मजबूती लेकर खुलने में कामयाब रहे हैं। स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी यहां पर हम एक छोटे दायरे देख रहे हैं। फ्लैट टू पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। कच्चे तेल में वापस एक स्ट्रेंथ लौटती हुई देखी है। बीते हफ्ते हमने कमोडिटी मार्केट में घमासान मचता हुआ देखा है, खासतौर से मेटल्स और बुलियन में अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी है, थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स जिसमें खासा प्रेशर पिछले कुछ हफ्तों से बना है। तो ग्लोबल अपडेट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी नुपुर मेरे साथ मंडे मॉर्निंग जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते। हमारे लिए तो फैंटास्टिक हफ्ता था, सस्पेंस बना हुआ था अमेरिकी मार्केट्स के लिए, क्या कुछ हुआ है? गुड मॉर्निंग। वैसे सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन हमने थोड़ा सा कमजोर हैंडओवर दिया था यूएस को, क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेशन था फ्राइडे को, जो जिस हिसाब से रैली थी पूरे हफ्ते। तो वहां पे शुरुआती जो सेशन हुआ फ्राइडे का वो कमजोर था, 350 पॉइंट की गिरावट वहां पर थी, लेकिन शार्प रैली दिखी उसके बाद और जो मार्केट से वो फ्लैट टेरिटरी में बंद होते नजर आए। अब 2-3 कारण थे। अगर वीकली मूव देखे इन तीनों इंडिसेस का तो काफी स्ट्रांग है, और सबसे ज्यादा अगर बढ़त किसी इंडेक्स पे दिखेगी तो वो है नैस्डैक, जहाँ पे 2% का वीकली गेन्स हमने पिछले हफ्ते देखा था। अब सबकी नजर जॉब डेटा पर थी। 2 लाख का अनुमान था, लेकिन वो काफी बढ़िया आया। 2.63 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई, तो एक पॉजिटिव पॉइंट था यहाँ पर। जो एवरेज अर्ली अर्निंग्स होती है वो भी काफी उम्मीद से बढ़िया आती दिखी थी। तो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 3.7 के पास स्थिर रहा। अब सवाल ये है कि जिस हिसाब से बुधवार को पावेल साहब की जो कमेंट्री आई थी वो डविश थी, लेकिन अब यहाँ से ये सवाल उठता है कि अगर इन्फ्लेशन पे उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन जॉब डेटा फिर भी अगर बेटर आया तो कितनी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होते, डविश स्टैंस रहता है, या फिर 75 बेसिस पॉइंट की हाइक इस बार आती है जो फेड की पॉलिसी है करीबन 13-14 तारीख को। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट ट्रिगर बाजार जहां पर नजर रखेगा। कंफ्यूजन के स्टेट में अब फेड आ चुका है, क्योंकि जो जॉब डेटा है वो ओवर पावर करता है डविश पॉलिसी जो जिस हिसाब से बाजार लेकर चल रहा था उसके ऊपर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखे तो वो फिसल कर 3.5% के नीचे आ चुके हैं, और यूरोपियन का भी अगर बाजार देखे तो काफी मिले जुले रहे थे फ्राइडे के दिन। जैसे कि आपने कहा डॉलर इंडेक्स करीबन 3.5 महीने के नीचे स्तर पे 104 के आसपास है, और 200 डे मूविंग एवरेज से भी कंपेयर करें तो उससे भी अब ये फिलहाल नीचे आ चुका है। लेकिन पिछला हफ्ता क्रूड ऑयल देखे तो वो गिरकर बंद हुए थे वहां पर, लेकिन 3 हफ्तों के बाद वहां पर बढ़त देखी गई थी। ब्रेंट भी 2% और WTI में भी देखिए 5% की मजबूती पिछले सप्ताह हमने देखी थी। ओपेक की बैठक थी सैटरडे को, तो वहां पे कोई बदलाव नहीं आया। तो एक यहाँ पर नजर रहने वाली किस हिसाब से यहाँ से बाजार इससे देखते हैं। डिमांड सप्लाई की जो तस्वीर है वो साफ नहीं है, उसी के चलते यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए। इनफैक्ट वो कोई भी इमरजेंसी मीटिंग के लिए तैयार है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोना चांदी देखे तो वहां पर भी काफी स्ट्रॉन्ग हफ्ता था, और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स गिरा है तो मेटल्स भी फोकस में, और काफी मजबूत पिछला वीक निकला है मेटल्स के लिए, चाहे वो कॉपर हो या फिर एल्यूमिनियम। तो काफी बढ़िया हफ्ता था, काफी स्ट्रॉन्ग था, और फिलहाल एसजीएक्स भी देखे तो करीबन 40 पॉइंट के गेन के साथ ट्रेड करा है, और एशियन मार्केट्स भी काफी बढ़िया हरियाली के साथ सब कुछ ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा है कि ऑल इन ऑल भले ही बहुत सारे न्यूज यहाँ देखने को मिले हो, संडे की मीट हो ओपेक की, कंफ्यूजन तो अब खासा फेड के सामने खड़ा हो गया, और अब देखना होगा कि 14 दिसंबर को जब उनकी बैठक होती है तो वो यहाँ से किस प्रकार का निर्णय लेते, लेकिन हमें तो सस्पेंस में जरूर डाल दिया है। चलिए नुपुर, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम दर्शकों को जरा बता देते हैं कि FII DIS को लेकर किस तरह का अपडेट रहा है। शुक्रवार को संस्थागत निवेशक जो है उनकी तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। तो FIIs तो लगातार हमने देखा है कि इस
पिछले महीने और अभी भी अच्छी खासी खरीद जारी रही है। कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 200 करोड़ से अधिक की खरीद की है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कुछ दमखम शुक्रवार को दिखाया, 700 करोड़ से अधिक की खरीद का आंकड़ा वहां है। एफएनओ स्पेस थोड़ा सा लड़खड़ाया है, यहां पर 7100 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने बनते हुए देखी है। चलिए, तो हमने ये तो आपको बता दिया कि संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा, ताकि वहां पर आप एक इन्फॉर्म्ड निर्णय ले सके। तो नुपुर, जरा बताइए आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? फेड को तो हमने कंफ्यूजन के स्टेट में छोड़ दिया लेकिन हमारी भी आरबीआई पॉलिसी है 7 तारीख को, और आज से जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है एमपीसी की। तो यहाँ पे बाजार की नजर रहने वाले जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी बैंक्स के जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रुपीज होते हैं उसे प्रमोट करने के लिए जो हेड्स होते हैं उनसे आज मीटिंग करने वाली है। साथ ही साथ जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर है उनके साथ भी आज फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग है, तो यहाँ पर बाजार की नजर रहेगी। साथ ही साथ जो एल&टी इन्फोटेक का जो नाम है, जो माइंडट्री के साथ मर्जर हुआ था, वो चेंज हो जाएगा एल&टी माइंडट्री, और जो शेयर स्वैप के टाइम दिए गए थे वो भी आज से लिस्ट हो जाएंगे। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, जहां पे आज से बायबैक की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, 16 दिसंबर तक ये चलेगा, और करीबन 2.4 लाख शेयर्स बायबैक के अंदर दिए जाएंगे, और जो प्राइस है वो 3750 के आसपास का है। अदानी का जो ओपन ऑफर है वो आज बंद हो जाएगा, यहाँ पर भी नजर रखिएगा। डीजी मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक जो पहले एसएमई प्लेटफॉर्म पे था बीएससी के, वो अब मेन बोर्ड एनएससी और बीएससी पे आ जाएगा। और आईपीओ जो धर्मराज कॉर्प गार्ड है उसका अगर आपने अप्लाई किया तो आज आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज उसकी अलॉटमेंट की डेट है। अर्निंग्स है, क्योंकि आईपीओ आए थे तो उनके अर्निंग्स अब आने शुरू हो गए। आइनॉक्स ग्रीन, जहां पे कंपनी की रेवेन्यूज देखे तो काफ़ी फ्लैट है, 62 करोड़ के आसपास। कामकाजी मुनाफा 14% से इस बार गिर कर आया, और जो मार्जिन है वो भी 29% से कम होकर इस बार 25% के आसपास आते दिखे। आइनॉक्स विंड के भी नतीजे आए, और यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी खराब रहा कंपनी के लिए Q2 परफॉर्मेंस। रेवेन्यूज 36% से इस बार गिर कर आई है। जो कामकाजी लॉस है कंपनी का वो करीबन 24% था, पिछले साल 3 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्जिन पिछले साल 2% के थे, तो इस बार लॉस है तो वो नहीं हो पाएगा। आइनॉक्स विंड, यहाँ पर भी जो नतीजे वो काफ़ी कमजोरी थे, सारी ग्रुप कंपनीज जो है आइनॉक्स की वो काफी कमजोर नतीजे आते दिखे। न्यूज के लिहाज से देखें तो आज टायर कंपनीज वैसे भी फोकस में है, और आज वापस से फोकस में रहने वाले, क्योंकि एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस जो है वहां पर उन्हें थोड़ी राहत मिली है। एनसीएलटी का एक ऑर्डर आया है जहां पे जो 1780 करोड़ 90 करोड़ की जो पेनल्टी थी उसे हटा दिया गया है, तो एक पॉजिटिव न्यूज है इन कंपनीज के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नवंबर का अपडेट आया, जहां पे डिसबर्समेंट करीबन 75% से बढ़कर आया। कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखें तो 94% से इस बार बढ़कर 96% आती दिखी है पिछले साल के कंपैरिजन में। डीएफएम फूड्स, जहां पे जीएसटी इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टरेट जनरल है उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया है, और करीबन 101 करोड़ की जो जीएसटी रिकवरी है उसके लिए आदेश दिया है, तो एक स्टॉक फोकस में रहने वाला है। एसजेवीएन, जहाँ पे कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, करीबन 1200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो ये पॉजिटिव न्यूज आती दिखी है कंपनी के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहाँ पे एफआई जो 11-12 था वहाँ पे 427 करोड़ का इनकम टैक्स था, उसका अब रिफंड कंपनी को मिलेगा, तो यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। और पीबी फिनटेक, जिस हिसाब से न्यू एज कंपनीज में ब्लॉक डील्स हो रही है, वहाँ से एक अपडेट है। सॉलिटेयर जनरल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो इन्होंने कंपनी में शेयर खरीदे 26 लाख शेयर्स करीबन 456 के भाव पर, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। किम्स, जहाँ पर इन्वेस्टर जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने करीबन 14.5 लाख शेयर्स बेचे, और जो एवरेज भाव है वो करीबन 1480 का है, तो काफी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट नुपुर आपके सामने रख के जा रही हैं, इस पर फोकस रहेगा। एंड ऑफ कोर्स दिन के दौरान हम किस प्रकार की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब आपके सामने रखने वाले। शुक्रिया नुपुर, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स, और शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। इनकी रिकमेंडेशन मैरिको में निकल कर आ रही है, खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस 489 का लगाना है, टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में 525 का मिल जाएगा। अब बारी आती है आन राठी सिक्योरिटीज की। अदानी पोर्ट्स, यहां पर खरीदारी करने की सलाह आज आन राठी सिक्योरिटीज की तरफ से निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस इस खरीद की स्ट्रैटेजी में आपको 860 का लगाना है, और टारगेट मिल जाएगा 910 का।
अब बारी आती है एक्सिस सिक्योरिटीज की, और एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से एक नहीं 2 स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन है। पहली तो L&T फाइनेंस, खरीदारी करके चले 91 के भाव से। स्टॉप लॉस आपको यहां पर 5 रुपए नीचे का लगाना है, 86 के आसपास का, और 98 का टारगेट मिल जाएगा। वहीं अपोलो हॉस्पिटल, इसमें भी खरीद की ही रिकमेंडेशन है। 4871 के पास खरीदारी करके चले, 40 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, और ऊपर 4970 का टारगेट आपको मिल जाएगा इस स्ट्रैटेजी में। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी खास स्ट्रैटेजी बुनकर लाए हैं, कौन से स्टॉक्स में, कौन से इंडाइसेस में कमाई के मौके सबसे बेहतरीन दिख रहे हैं। इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मॉर्निंग। हम आज ग्लोबल मार्केट्स के जो संकेत हैं वो देख रहे हैं कि ठीक ठाक ही हैं। किसी तरह की दिक्कत की बात इनिशियली तो वहां से नहीं दिख रही है। मुझे बताइए कि हमारे मार्केट्स का पिछले हफ्ते जैसा प्रदर्शन था, शुक्रवार को जिस प्रकार की क्लोजिंग दिखी, उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स पर आज फोकस करना है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, निफ्टी की बात करें तो मैं मानता हूं कि एक फ्लैट से पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकता है और बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म करने की संभावना दिखाई दे रही है। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 18,600 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ 18,800, 18,900 के रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर कैलकुलेट किया जाए तो फ्रेश पोजीशन के लिए निफ्टी से बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो बैंक निफ्टी की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैं एक कंडीशनल बाय कॉल देना चाहूंगा। एक अच्छा करेक्शन अगर मिलता है हमें 100-150 पॉइंट का, तो 42,900 के आसपास अगर हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी, और 42,800 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इस ट्रेड के लिए, जिसे ये जो स्टॉप लॉस है हम आर्ली क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करेंगे। और मैं मानता हूँ आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 43,500 ये लेवल टेस्ट टारगेट के तौर पर हम मान के चल सकते हैं। तो अगर फ्रेश पोजीशन के लिए सोचना है तो बैंक निफ्टी में सोचना चाहिए सपोर्ट के नजदीक 42,900 के नजदीक खरीदारी करने की सलाह होगी। यानी कि हमारी जो क्लोजिंग हुई थी 43,103 पर हुई थी। आज अगर मार्केट्स खुलते हैं तो निफ्टी बैंक को एटलीस्ट 200 पॉइंट हल्का होना पड़ेगा, तब ये कंडीशनल बाय उभर के आएगी। आशीष केलकर जी आपको कह रहे हैं ऐसी स्थिति में 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, और फिर आने वाले कुछ समय में इसी हफ्ते में आपको 43,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑल्दो हम 43,500 के पार ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हाई बैंक निफ्टी में छू चुके हैं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। ऑल्दो क्लियरली आशीष जी मानते हैं कि जो मोमेंटम है अभी भी मजबूती का 18,600 सपोर्ट का काम करेगा, और रेजिस्टेंस ऊपर निफ्टी 18,900 के पास फेस करता दिखेगा। अच्छा आशीष जी, एक चीज हम लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान नोटिस की है, हमारे मार्केट्स में मजबूती का ट्रेंड लगातार बरकरार है, लेकिन सेक्टर रोटेशन बहुत जबरदस्त देखने को मिली है। कभी आईटी ने लीड संभाली है, कभी एफएमसीजी है वो सामने लीडर के तौर पे उभर कर आया है, मेटल्स ने किन्हीं दिन अपना दमखम दिखाया है। मुझे बताइए कि आज कौन सा सेक्टर है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खासतौर से फोकस रहेगा? पहले इंडेक्स के बारे में बताइए। देखिए, मैं मानता हूं कि इंफ्रा का जो इंडेक्स है वो बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर हमने इंफ्रा में देखे थे बेहतरीन है। अगर मैं इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो 2 ट्रेडिंग सेशन पहले इसने एक अपफ्लैग इंडेक्स, इंफ्रा इंडेक्स, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स में एक अपफ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है। तो इसका मतलब ये है कि एक इंफ्रा के स्टॉक से अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए हम देख पाएंगे। रैमकी इंफ्रा है जो कि डिस्क्लेमर के तौर पर बताना चाहूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किया हुआ है। ये ऐसे जो स्टॉक्स है बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो इंफ्रा के ऊपर आज के भी ट्रेडिंग सेशन में ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ मैं मानता हूँ शुगर सेक्टर ऐसा एक रहेगा कि जहाँ पे अच्छा खासा रुझान आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। बतौर इंडाइसेस इंफ्रा और शुगर ये 2 स्पेसेस है जिस पे खासतौर से आपको फोकस करके चलना चाहिए। आपकी स्टॉक पिक आज कहाँ से आएगी आशीष जी? फिर एक ऐसा स्टॉक है जो दीपक नाइट्रेट, एक अच्छा खासा पैटर्न फॉर्मेशन, एक बुलिश वेज पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दीपक नाइट्रेट का अगर हम चार्ट देखते हैं तो उसमें भी एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ये खुला था और उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन हुआ था, और उस बेस फॉर्मेशन को ब्रेकआउट कल के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें मिला है, और वो गैप हो सकता है कि वो भरने के लिए
अच्छा खासा ऊपर की तरफ का रैली हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रैली को अगर हमें कैचअप करना है तो ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा खासा निकल के आ रहा है। 2250 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। फ्राइडे का क्लोज करीब 61-62 के आसपास है, तो 62 से लेके 65 के बीच में हमें ये खरीदारी करके चलना चाहिए। 50 रुपए का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसको भी अर्ली क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करेंगे और मैं मानता हूं कि टारगेट जो रहेगा 78 का पहला और 85 का दूसरा टारगेट रहेगा। दीपक नाइट्रेट 2250 का कॉल। ओके आशीष जी, मैं जरा ऑटो स्पेस की कंपनीज पे आपसे राय जानना चाह रही थी, क्योंकि शुक्रवार को हमने देखा कि निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट में ये शामिल थे। बहुत ज्यादा प्रेशर दिखा, पर चाहे आप आयशर देख ले, M&M, हीरो मोटो, अशोक लेलैंड, बहुत दबाव यहाँ देखने को मिला है। मुझे जरा बताइए कि ऑटो स्पेस आज क्या अवॉइड करना है या इन लेवल्स पे कुछ खरीदारी बन के आ सकती है आज? देखिए, ऑटो स्टॉक में तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं हीरो मोटो के चार्ट देखता हूँ या M&M के चार्ट देखता हूँ तो उसमें भी कुछ इसी तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पे थोड़े बेयर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये इसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है ये एक अच्छा खासा करेक्शन है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर M&M का चार्ट देखता हूं तो उसका नीचे 1210 1215 के लेवल के आसपास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अभी 1265 के आसपास ये M&M स्ट्रांग ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं हीरो मोटो की बात करता हूं तो हीरो मोटो में भी कुछ इसी तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा रैली के बाद एक छोटा सा करेक्शन हम हीरो मोटो में देख रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है कि जो मैंने फ्राइडे को भी रेकमेंड किया था और वो स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है और जैसे ही ये स्टॉक टाटा मोटर्स का स्टॉक 445 के ऊपर निकलेगा, एक बहुत ही बढ़िया तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स पे मेरी नजर रहेगी। 445 के ऊपर मैं ये स्टॉक स्ट्रांगली बाय करने की मेरी सलाह रहेगी। उस केस में मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो सीधा 473 का पहला टारगेट और 480 का दूसरा लक्ष्य रहेगा। तो 8 से 10% की रैली 445 के ऊपर इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन कौन से इंडाइसेस हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस करके चलना चाहिए। और आपके लिए खास तौर से दीपक नाइट्राइट तो उनकी पिक थी ही। टाटा मोटर्स इसको वॉच करिएगा, 445 के ऊपर अच्छी बाई बनती हुई दिख रही है। ऑटो स्पेस की इस कंपनी पर बन रहा है भरोसा। आइए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी बाजार की रणनीति पर अब बात करते हैं। और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं, क्योंकि भले ही ओपेक की मीट खत्म हो गई हो संडे को, उन्होंने यहां पर क्लैरिटी दे दी हो कि पॉलिसी रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन वो खुद भी असमंजस में है कि अब एग्जैक्टली होगा क्या। आज से ईयू का प्राइस कैप है, G7 का प्राइस कैप है, वो लागू होना है। ईयू का एम्बार्गो आज से शुरू हो जाएगा। अब रशिया इसे मानने को तैयार नहीं है। क्या रिएक्शन होगा? कच्चा तेल अभी इनिशियली तो चढ़ा हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अब यहां से ऊंट किस करवट बैठेगा। आज क्या करना है कच्चे तेल में, जरा बताइए। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली काफी मिक्स फंडामेंटल्स हैं नाउ, क्योंकि $60 की प्राइस कैप की बात हो रही है, लेकिन हो सकता है कि ये जो एक्जिस्टिंग प्राइस है रशिया का वो भी अराउंड उसी लेवल्स के आसपास है। तो रशिया अगर इसे मानने से इनकार करता है तो फिर प्राइजेस बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर स्टेटस को मेंटेन होता है एंड ओपेक की भी जो स्टेटस को मेंटेन हुई है उससे क्रूड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि 6800 के करीब एनसेक्स पर एक रेजिस्टेंस है। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि एक हायर ओपनिंग होगी, लेकिन ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो सकती है। तो मैं एक्चुअली 6730-40 के आसपास सेलिंग की सलाह देना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि डाउनसाइड में दोबारा हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है ऊपरी स्तरों से। ठीक है, मुझे अब जरा बताइए कि बुलियन में क्या किया जाए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस गोल्ड हो, सिल्वर हो, खासतौर से यहाँ पर देखने को मिला है। सोने से शुरुआत करेंगे। घरेलू बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है साप्ताहिक आधार पर। इंटरनेशनल मार्केट में तो $1800 के ऊपर है ही। तो पहले गोल्ड में बताइए आज क्या करना है। जी डेफिनेटली, देखिए गोल्ड में हमने देखा है कि नॉन फार्म पेरोल्स डेटा के बाद जो एक नीजक रिएक्शन डाउनसाइड आया था, पूरी जो फॉल है वो रिकवर हो गई है। एंड इनफैक्ट आज भी हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हमें भारतीय बाजारों में देखने मिले। चांदी में मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा और मैं समझता हूँ कि चांदी लगभग शॉर्ट टर्म बेसिस 68,000 के ऊपर के लेवल देखे जा सकते हैं। सिमिलरली गोल्ड में 54,000 का जो स्तर है वो पार होने की पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, चांदी में क्या किया जाए? 7 महीने की ऊंचाई पर है, अब क्या तेजी पे ब्रेक लगेगा या अभी पूरा खुला आकाश है इसके लिए ऊपर?
जी, जैसे मैंने बताया कि 68,000 एक इमीडिएट टारगेट है जो दिखाई दे रहा है मार्च फाइव में एमसेक्स पर, और उसके बाद 68,000 के ऊपर लगभग ओपन अप हो जाएगी ऑलमोस्ट 72,000 तक के लिए। मुझे लगता है कि चांदी में अप ट्रेंड जारी है और ये जारी रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। ओके, तो सोने चांदी दोनों में स्ट्रेंथ है, चांदी में अच्छा कन्विक्शन बन रहा है, सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं निवेशकों के लिए अच्छे खासे मौके दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए गोल्ड पे आपको क्या टारगेट दिखाई दे रहा है? जी, गोल्ड में इमीडिएट बेसिस पे 54,050 से 54,100 का होगा, और वो भी अगर लेवल ब्रीच हो जाता है एक या दो दिनों में तो 54,200 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं। वैलिड पॉइंट। मेटल्स में क्या किया जाए, जरा उसमें फटाफट हमें बता दीजिए, मेटल्स पे अब क्या व्यू बन रहा है? जी, मेटल्स में मुझे लगता है कि कॉपर जो है वो दोबारा 700 के ऊपर के स्तर को रिगेन कर सकता है एमसेक्स पर, तो इसके चलते बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। यानी करंट प्राइस से करीबन 2% की तेजी हमें दिखाई दे सकती है। कि अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहां है कमोडिटी बाजार में आज कमाई के मौके। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की आज कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आशीष, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले वोल्टास यहाँ पर बढ़िया रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से, जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। पहले बिकवाली की राय दिया करते थे, अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे। लक्ष्य भी देखे तो साथ में 870 रुपए से सीधे बढ़ाकर 935 रुपए कर दिए। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1150 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1050 रुपए का लक्ष्य दिया है। पेटीएम यहां पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा 1055 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में एलटीआई माइंट्री, ये जो नई एंटिटी है, मर्ज्ड एंटिटी है, इसके बाद देखिए नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, जहां पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि टारगेट प्राइस इन्होंने एडजस्ट किया है, 3690 से बढ़ाकर 4180 कर दिया है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ब्रोकरेज का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ओके आशीष, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आपको बता दें, 1 दिसंबर को देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है। आरबीआई ने डिजिटल रिटेल करेंसी की शुरुआत की है। आने वाले समय में करेंसी की परिभाषा बदल जाएगी। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने रिटेल डिजिटल रुपए के पहले पायलट प्रोजेक्ट को गेम चेंजर बताया है। It will be a game changer in the. और सर किस वॉल्यूम में हुआ ये आप बता सकते हैं कुछ? अभी तो पायलट है, पायलट में वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं है, आने वाले दिनों में वॉल्यूम देखेंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ का कहना है कि इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है और करेंसी के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगा। सीबीडीसी रिटेल की अगर मैं बात करूं, इसे बहुत हिट पायलट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। आम लोगों के लिए अगर समझना हो कि सीबीडीसी रिटेल यूपीआई या डिजिटल पेमेंट से किस तरह से अलग है, अगर आप बता सकते हो। मेन थिंग, आप सीबीडीसी को आप यूपीआई से कंपेयर ना करें। यूपीआई भी इंस्टेंट है, ये भी इंस्टेंट है। इसको आप कैश से कंपेयर कीजिए। जैसे आप बैंक से कैश निकालते हैं, इसकी जगह पे आप डिजिटली कैश निकाल के आप वॉलेट में लोड कर रहे हैं, तो आप कैश से कंपेयर कीजिए, कैश से। कितने लिमिट तक की ट्रांजैक्शंस के लिए होगा, क्योंकि ये स्मॉल रिटेल ट्रांजैक्शंस का था, कितने लिमिट? आई डोंट नो। देखिए, जैसे वैद्यनाथ जी ने कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट है और बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी बदलाव हो रहा हो तो हम बदलाव के साथ चलें। तो ये तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि सीबीडीसी जो है कब एक मेन स्ट्रीम करेंसी बन जाएगी, परंतु जब भी अनिश्चितता हो तो बहुत आवश्यक है सेंट्रल बैंक के दृष्टिकोण से भी और जो भी मार्केट प्लेयर है उनके दृष्टिकोण से भी कि वो टेक्नोलॉजी के साथ चलें, ताकि जिस भी दिशा में टेक्नोलॉजी जाए आप उसके साथ जो है उसका लाभ उठा पाएं। इस बार बैंक्स क्या अपना बजट्स भी इंक्रीज करेंगे, बिकॉज सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, सो कहीं ना कहीं हैकिंग और उसका खतरा भी बढ़ रहा है, सो साइबर सिक्योरिटी को लेकर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। नथिंग इन सीबीडीसी, आई थिंक आरबीआई ने फंटास्टिक काम किया। इतने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगाए हैं, तो इस टोटल पीस ऑफ माइंड। एंड वैसे भी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, इसका ट्रेसेबिलिटी होता है हर कॉइन का, हर रुपए का। इनफैक्ट अगर आप बाई चांस अगर आप रुपए खो दें, अब मैं सपोजिंग ये आपने ये वॉलेट खो दिया, तो इसमें जो पैसे गायब हो गए। लेकिन इन द रियल वर्ल्ड, सॉरी इन द डिजिटल सीबीडीसी वर्ल्ड, अगर आपके पास डिजिटल करेंसी, अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो भी गया तो दूसरे मोबाइल फ़ोन पे फिर आप डाउनलोड करके, क्योंकि करेंसी अभी बैंक के पास है, वो आपके जेब से गुम नहीं हो जाएगा।
सो इट इज मोर सिक्योर देन कैश, मोर सिक्योर। आप कह रहे हैं कि अगर मेरे हल्का भी है, क्योंकि आप करेंसी में जेब में कितने पैसे रख लोगे, लेकिन सीबीडीसी में तो डिजिटल पैसा है, सो कन्वीनियंट भी है, सेफ भी है। मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बढ़िया यूज केस है। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।